बच्चों, स्वागत है आपका राजनीति विज्ञान की कक्षा में। कक्षा 12 की ये राजनीति विज्ञान की कक्षा है, जो कि आप लोग कक्षाओं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसीलिए ये कक्षा आप तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। आज हम आपकी पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति का पाठ 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। इसमें हम उस कालखंड के बारे में पढ़ेंगे जिसमें शीत युद्ध चल रहा था। युद्ध का अर्थ तो आप लोग जानते हैं, जहां सेनाएं होती हैं, हथियार होते हैं, संघर्ष होता है, रक्तपात होता है। लेकिन यहाँ शीत युद्ध का अर्थ उस युद्ध से नहीं है। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो मानव के मस्तिष्क में लड़ा गया। सेनाओं ने आमने सामने हथियार लेकर इस युद्ध को नहीं लड़ा। शीत युद्ध शब्द का सबसे पहले प्रयोग एक अमेरिकी राजनेता थे, बर्नार्ड बारुच, उनके द्वारा इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, शीत युद्ध शब्द का। और वास्तव में ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें सेनाएं, दो पक्षों की जो सेनाएं होती हैं, वो आमने सामने हथियार लेकर संघर्ष नहीं करती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि तो फिर ये युद्ध कैसे लड़ा जाता है। इस युद्ध में एक दूसरे के खिलाफ प्रचार का बहुत प्रयोग किया जाता है। संचार के जो भी साधन है, पत्र पत्रिकाएं हैं, मीडिया है, इन सब के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ प्रचार किया जाता है, एक दूसरे के खिलाफ जासूसी की जाती है, षड्यंत्र रचे जाते हैं। इसके अलावा एक दूसरे के खिलाफ दूसरे गुटों को सैनिक सहायता पहुंचाई जाती है, आर्थिक सहायता पहुंचाई जाती है, गुटबाजी की जाती है। हर प्रकार से अपनी शक्ति को बढ़ाने और दूसरे की शक्ति को कम करने का प्रयास किया जाता है। डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिक्स में इसका अर्थ बताते हुए बताया गया है कि शीत युद्ध का अर्थ राष्ट्रों के मध्य तनाव से है, जिसमें प्रत्येक पक्ष ऐसी नीतियां अपनाता है जिससे वह स्वयं को मजबूत बना सके और दूसरे को कमजोर कर सके। अब सवाल ये उठता है कि ये शीत युद्ध कब और कैसे शुरू हुआ। आपको पता है कि 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। इस द्वितीय विश्व युद्ध में दो प्रकार के गुट थे। एक तरफ थे धुरी राष्ट्र, जर्मनी, जापान और इटली, और दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र, जिसमें अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, इंग्लैंड और ऐसे बहुत सारे देश। इन दोनों के संघर्ष में जो सोवियत संघ और अमेरिका साथ साथ लड़ रहे थे, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बन गए। वास्तव में शीत युद्ध में जो है वो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में लड़ा गया। अब ऐसे क्या कारण हुए कि जो देश आपस में साथ साथ मित्र की तरह युद्ध कर रहे थे, वो एक दूसरे के प्रतियोगी और प्रतिस्पर्धी कैसे बने। इसके प्रमुख कारणों में हम देखते हैं कि महाशक्तियों में परस्पर विश्वास की कमी है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले इंग्लैंड, फ्रांस, ऐसे लगभग 7 देश ऐसे थे जो शक्तिशाली थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्ति का समीकरण बदल गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दो बड़ी शक्तियों के रूप में उभर कर आए। लेकिन युद्ध की समाप्ति आते आते तक इन दोनों के बीच में आपसी संदेह पैदा हो गया। अमेरिका के पास परमाणु बम बन गए थे और वो नागासाकी और हिरोशिमा पर उसने बम्बों का प्रयोग कर दिया, लेकिन उसने अपने सहयोगियों को इस बात की कोई जानकारी नहीं दी। जब अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिरा दिए तो सोवियत संघ को इस बात से चिंता हुई, क्योंकि सोवियत संघ का ये मानना था कि अगर अमेरिका के पास ये बम थे तो उसने अपने सहयोगियों से बिना पूछे बमों का प्रयोग क्यों किया। सोवियत संघ का यह भी मानना था कि बमों के प्रयोग की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जापान आत्मसमर्पण करने ही वाला था। और सोवियत संघ को यह चिंता भी हुई कि अगर अमेरिका के पास ये बम है और हमारे पास ये बम नहीं है तो हमारी सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इस बात को लेकर दोनों महाशक्तियों के बीच में परस्पर संदेह का वातावरण पैदा हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है विचारधारा का टकराव। अमेरिका एक पूंजीवादी देश है और सोवियत संघ एक साम्यवादी देश था। अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक थी और सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था में कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का संचालन हो रहा था।
अमेरिका में जहां पूंजीवाद में आप जानते हैं कि उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति विशेष का नियंत्रण होता है, व्यक्ति अपने लाभ के लिए काम करता है, वहीं साम्यवाद में उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। व्यक्ति एक कर्मचारी के रूप में काम करता है और लाभ या हानि जो कुछ भी होती है वो सरकार की होती है। दोनों के बीच में राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही व्यवस्थाओं का अंतर था, दोनों के बीच में विचारधारा का अंतर था। दोनों ही अपनी अपनी विचारधारा का प्रसार करना चाहते थे और दूसरे की विचारधारा के प्रसार को रोकना चाहते थे। इससे दोनों के बीच में परस्पर प्रतिस्पर्धा का माहौल पैदा हुआ। अगली महत्वपूर्ण बात है कि जो जीते हुए प्रदेश पर थे उन पर दोनों ही अपना अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। जैसे जर्मनी, इटली ये हार चुके थे युद्ध में और इस पर नियंत्रण के लिए सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हुई। शक्ति की प्रतिस्पर्धा, दोनों में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है, इसके लिए दोनों ने अधिक से अधिक हथियार और अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करने का प्रयास शुरू किया, जिससे मित्रता की जगह दोनों के बीच में कटुता और प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई। इसके अलावा महत्वपूर्ण कारण है कि सोवियत संघ के द्वारा पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन की स्थापना के प्रयास किए गए, जो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं है और इस बात से दोनों के बीच में तनाव पैदा हुआ। इसके अलावा हम देखते हैं कि सोवियत संघ ने उस समय किए हुए अंतर्राष्ट्रीय कुछ समझौतों का उल्लंघन कर दिया। इस बात से भी अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य तनाव पैदा हुआ। सोवियत संघ की यह अवधारणा थी कि युद्ध के समय अमेरिका और उनके मित्रों को जितनी सहायता सोवियत संघ की करनी चाहिए थी वो सहायता उन्होंने नहीं की। जर्मनी जब सोवियत संघ में बहुत अंदर तक आक्रमण करके घुस गया था, उस समय सोवियत संघ ने अमेरिका और उसके मित्रों से अनुरोध किया था कि वो जर्मनी के खिलाफ पश्चिमी हिस्से से मोर्चा युद्ध का खोल दे, जिससे जर्मनी की शक्ति कम हो जाएगी और सोवियत संघ उसकी शक्ति का आराम से मुकाबला कर पाएगा। लेकिन सोवियत संघ की इस बात पर को मानने में अमेरिका और इंग्लैंड ने बहुत देर लगाई। इन सभी कारणों के कारण जो सोवियत संघ और अमेरिका साथ साथ मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी निभा रहे थे वो आपस में प्रतिस्पर्धी और प्रतियोगी बन गए। इसके बाद हम देखते हैं कि जब दोनों के बीच में तीव्र प्रतिस्पर्धा पैदा हो गई तो उन्होंने अपने अपनी गुट बना लिए और अपने अपने गुटों को बड़ा और मजबूत बनाने के लिए वो देशों को कि अपने गुट में शामिल करने का प्रयास करने लगे। ऐसे में जो बहुत छोटे छोटे देश थे या ये कहें कि जो शक्ति में इन महाशक्तियों के सामने बहुत कम शक्तिशाली थे, उन देशों को भी ये दोनों महाशक्तियां अपने अपने गुटों में शामिल करने के प्रयास में जुट गई। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि ये जो छोटे छोटे देश थे इनके पास प्राकृतिक संसाधन थे और ये महाशक्तियां उनके प्राकृतिक संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। जैसे खनिज पदार्थ हैं, जैसे कच्चा तेल है, ऐसे इसी तरह के प्राकृतिक संसाधनों को ये अपने अपने नियंत्रण में लेना चाहती थी। इसलिए इन्होंने इन छोटे छोटे देशों को अपने संगठन में शामिल करने का प्रयास किया। इसके अलावा इन छोटे देशों के भू क्षेत्रों को यानी जमीन पर ये अपने सैनिक अड्डे बनाना चाहती थी। इससे इनकी सैनिक ताकत भी मजबूत हो जाएगी और इन्हें दूसरे देशों की जासूसी करने का अवसर भी मिल जाएगा। इसलिए ये महाशक्तियां चाहती थी कि ये छोटे देश भी उनके पक्ष में आ जाए। इसके अलावा ये अपनी सेना, जो कि इन देशों में वो अपनी सेना की टुकड़ियां रखती थी, उसका कुछ हिस्सा आर्थिक बोझ कुछ उसका इन देशों पर भी डाल देती थी और उन्हें ये फायदा भी होता था कि ये देश इन्हीं महाशक्तियों के द्वारा सैनिक हथियार भी खरीदते थे। इन्हें युद्ध का भय आदि दिखाकर ये अपने हथियार भी बेच दिया करते थे। इससे इन्हें आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो जाता था। अभी सवाल उठता है कि तो ये छोटे देश इनके गुटों में शामिल क्यों हो रहे थे? इसमें इन छोटे छोटे देशों का क्या लाभ था? वास्तव में लाभ से ज्यादा इन छोटे छोटे देशों की मजबूरी थी। वो शक्ति और सामर्थ्य में बहुत कम थे और अगर वो अलग रहना भी चाहते तो ये महाशक्तियां उनको दबाव डालकर अपने गुट में शामिल कर लेती थी। इसलिए उन्हें किसी न किसी गुट में शामिल होना पड़ता था जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में ना पड़े। अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर उन्हें मजबूरन किसी न किसी गुट में शामिल होना पड़ा और दूसरे वो जिस गुट में शामिल होते थे वहां से उन्हें कुछ आर्थिक सहायता, सैनिक सहायता और तकनीकी सहायता भी प्राप्त हो जाती थी, तो इससे उनको भी लाभ हो जाता था। तो इस तरह से विश्व में ध्रुवीयता पैदा हुई, यानी दो शक्ति गुट उभर कर आए,
एक वो गुट जिसका नेता अमेरिका था और दूसरा वो गुट जिसका नेता सोवियत संघ था। इसके बाद अगली कक्षा में, अगले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि शीत युद्ध में महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या हुए, शीत युद्ध का चरम क्या था, फिर वो क्या कारण थे जिसके कारण शीत युद्ध में कमी आई, और निर्गुट आंदोलन किस प्रकार से शुरू हुआ। आज की कक्षा में इतना ही। अपनी पढ़ाई जारी रखिए और अगले वीडियो में इसके आगे का पाठ पढ़ने के लिए तैयार है।